हाँ बच्चों, आज अपन पार्ट 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। हमारे हिंदी में पार्ट 3 है बस की यात्रा। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई ने लिखा है और एक व्यंग रचना है। जैसे साहित्य में रचनाओं के प्रकार होते हैं, कोई व्यंग होती, कोई निबंध, कोई कहानी, रिपोर्टाज, इसी प्रकार से यह बस की यात्रा एक व्यंग है। देखिए, बस की यात्रा में लेखक जो है अपनी बस यात्रा के बारे में बता रहा है। आपने भी बस की यात्रा की होगी कभी, और आप जानते हैं कि बस की यात्रा के कुछ कुछ अनुभव भी होते हैं अलग अलग तरह के। कभी बस बिगड़ जाती है, कभी बस ख़राब हो जाती है, या कोई दूसरी समस्याएं आ जाती हैं। तो इसी यात्रा का वर्णन हरिशंकर परसाई जी ने बस की यात्रा के माध्यम से किया है कि वो बस की यात्रा, एक बस में बैठ के यात्रा करते हैं और उस बस की पूरी स्थिति का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो देखिए, ये बस है, ये बस दिख रही है आपको। ये बस कैसी दिख रही है? अच्छी बस है क्या? हाँ, ये बस बड़ी टूटी फूटी सी दिख रही है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। ये देखिए, दूसरी पिक्चर में देखिए, ये बस क्या चल रही है? इस बस को चलाया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, क्योंकि ये बस बंद हो चुकी है। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। लेखक और उसके 5 मित्र बस से सफ़र करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसमें ये मैं आपको वाचन कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनते चलिए। ये व्यंग रचना है और हास्य भी है, इसमें हास्य हंसी भी आपको आएगी। हम 5 मित्रों ने तय किया, लेखक बता रहा है अपने बारे में, वो है और उसके मित्र। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। अब चूँकि समय पे पहुंचना था, जबलपुर आके ट्रेन पकड़ना था। अपने जबलपुर की ट्रेन के बारे में इसमें बताया गया है कि पन्ना से ये बस जो है सतना के लिए घंटे भर बाद मिलेगी और जबलपुर की ट्रेन को मिला देती, इसलिए इस बस से जाना लेखक और उसके मित्रों को ठीक लगा। उन्होंने कहा सुबह घर पहुँच जाएंगे, और हम में से 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। अब लोगों ने, जो वहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग, उन्होंने सलाह दी कि जो समझदार लोग हैं ना, इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। तो लेखक ने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं जो शाम के समय इस बस में नहीं बैठा जाता है? तो लोगों का कहना था, नहीं, रास्ते में डाकू नहीं मिलते, यह बस ही डाकिन है, मतलब ये खुद ही एक बड़ी डाकू है। और जब लेखक ने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। बस को देखा तो ऐसा लगा कि ये बस बैठने लायक नहीं है, इसमें तो, इसके ऊपर तो श्रद्धा हो रही है, श्रद्धा आ रही है। यह बहुत ही अधिक उम्र की बस दिखती थी, वयोवृद्ध मतलब अधिक उम्र की थी, और सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। ऐसा लगता था ये बस सदियों से चल रही है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यहाँ पर भी व्यंग है कि लोग इसमें सफ़र क्यों नहीं करना चाहते, कि ये बहुत ज़्यादा उम्र की हो चुकी है और इस पर अगर बैठेंगे तो बस को ही कष्ट होगा। यह बस तो पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। इस प्रकार से लेखक ने बस के बारे में, बस के लिए व्यंग किया है कि यह तो पूजा के योग्य है, इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के हिस्सेदार भी, जो बस का एक मालिक था, वह भी इसी बस में जा रहा था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वे बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो हमने कहा, यानी लेखक और उसके मित्रों ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? तो बस का मालिक कहता है, हाँ जी, और कैसे चलेगी, अपने आप ही चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? बस को देख के लेखक को लगा कि ऐसी बस चलती भी है कि अपने आप कैसे चल सकती है ऐसी बस। हम आगा पीछा करने लगे कि जाएं कि ना जाएं, लेकिन उसके एक डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यह बस बहुत एक्सपीरियंस वाली अनुभवी है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यहाँ पर भी व्यंग है कि बस जो है इतनी अनुभवी है कि वह हमें बेटे के समान जैसे गोद में लेकर के हमें ले चलेगी। हम बैठ गए।
जो छोड़ने आए थे, अब जब कहीं जाते हैं तो लोग छोड़ने आते हैं बस तक, तो जो लोग छोड़ने आए थे भी हमें इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फ़कीर। यानी कि जो छोड़ने आए थे वह लोगों को ऐसा देख रहे हैं जो बस पे सवार हो रहे थे कि अब इनसे दोबारा मिलना मुश्किल है, ये बस नहीं कहाँ पहुँचा देगी लोगों को। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। जो छोड़ने आए थे लोग वो ऐसा मन में सोच रहे हैं, उनकी आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये तो बस शायद ही कहीं पहुंचा पाए और आदमी पता नहीं कहाँ पहुंच जाए इस बस में बैठ के, और इस संसार से विदा होने के लिए एक निमित्त चाहिए और वह निमित्त यह बस बन रही है। अब आगे देखिए, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, चालू हुई, तो पूरी बस ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी, तो ऐसा लगा कि पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। आगे लेखक कहते हैं, बस के बारे में बता रहे, बस के अंदर बैठ चुके हैं और वो कह रहे हैं कांच बहुत कम बचे थे, लेकिन जो बचे थे उनसे हमें बचना था। देखिए यहाँ द्विअर्थी वाक्य है कि कांच बस बहुत जर्जर अवस्था में थी, बस के कांच टूटे हुए थे, तो जितने कांच बचे थे उस बस में, अब उन कांचों से हमें बचना है कि कहीं वो कांच हमें नुकसान ना पहुंचाएं। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए कि ये बस के जो कांच हमें नुकसान ना पहुंचाएं। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इतनी ज़ोर ज़ोर से बस हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि उस बस का इंजन उनकी सीट के नीचे है। अब आगे देखिए, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब लेखक और उसके मित्र आपस में वहाँ पे सोच रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि उस बस के बारे में यहाँ व्यंग बताया गया है कि ये बस गांधी जी के समय की बहुत पुरानी बस है और उस समय जब गांधी जी थे उस समय ये बस जवान रही होगी और उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा, अब कैसे गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए उसको इस बस से जोड़ा जा रहा है। देखिए, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था और कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। ऐसा लग रहा था कि बस के किसी हिस्से में कोई तालमेल नहीं है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, अर्थात जो भेदभाव थे कि कौन किसका साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, अब वो भी मिट गए और यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इस प्रकार से बस पूरी हिलडुल रही थी और सारी स्थितियां बस की ऐसी लग रही थी कि सारे भेदभाव मिट गए और लग रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए आगे बस चल रही है, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। देखिए यहाँ पे भी व्यंग किया गया है। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया ये पता पड़ा तो ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे साइड में रखा और नली डालकर इंजन में वह पेट्रोल को भेजने लगा। अब लेखक और उसके मित्र उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, बस कंपनी के जो मालिक हैं इंजन को निकालेंगे और गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। ऐसा यह भी एक व्यंग है। उसे लगा लेखक को कि अब ऐसा हो सकता है कि इंजन को ही गोद में उठा लें और उसको गोद में उठा करके नली से पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार, अब बस फिर से चलने लगी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी 15-20 प्रति किलोमीटर के हिसाब से बस अब धीरे धीरे चलने लगी थी। अब लेखक को उसके किसी हिस्से पर कोई भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है उस बस में। अब बाहर देख रहा था लेखक, प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे। जैसे बस में बैठते हैं तो पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, झील,
हरे मैदान, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ये दृश्य बड़े देखने लायक होते हैं। लेकिन लेखक इन दृश्यों को नहीं देख रहा था, वह भयातुर था, डर उसके मन में समाया हुआ था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ सामने आता लेखक डर जाता, कहीं इससे बस ना टकरा जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो लगता है कहीं पूरी बस इस झील में ना गिर जाए। इस प्रकार से उन दृश्यों से ही लेखक डरने लगा बस की स्थिति देखकर। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन समझते हैं ना, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है। अभी भी बस का जो मालिक है वह ये नहीं कह रहा था कि ये बस खराब है, अभी भी कह रहा है कि वह बस बहुत उत्तम है और ये इत्तेफाक है कि बस आज बिगड़ गई है। अब देखिए आगे, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। बड़ा बड़ा दया आ रही थी उस बस में। शाम का समय हो गया था, चांद निकल आया था और वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बंद पड़ी हुई थी और बड़ी दयनीय लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा यानी कोई अधिक उम्र की स्त्री थक कर बैठ गई हो। अब लेखक कह रहे हैं कि हमें ग्लानि हो रही थी कि इस बेचारी बस पे लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका कहीं प्राण पखेरु उड़ गए, प्राणांत हो गया, तो इस बियाबान जंगल में, इस जंगल में, इस सुनसान जगह पर इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। यहाँ पर भी व्यंग है। अब हिस्सेदार साहब ने अर्थात बस के मालिक ने इंजन को खोला और उसमें कुछ सुधारा। अब बस थोड़ी सी सुधरी, अब बस आगे चली थोड़ी थोड़ी, उसकी चाल और कम हो गई। अब ऐसा लग रहा था धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जैसे अधिक उम्र में आंखों की ज्योति कमज़ोर हो जाती है, उसी तरह से अब बस की जो आगे की हेडलाइट है, जो सामने की लाइट लगी रहती, वह भी धीरे धीरे डिम होने लगी, धीमी होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। देखिए बस को मनुष्य की भांति लेखक ने बताया है कि धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। वो बस धीमे धीरे से बाजू से आ जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, यानी अब अधिक उम्र की बस है। तो यहाँ पर भी व्यंग्यपूर्ण कथन है। आगे देखिए, एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब टायर पंक्चर हो गया। आगे वह बहुत ज़ोर से हिली बस और आराम से रुक गई। अगर स्पीड में होती बस तो उछलकर किसी नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे। लेखक ने श्रद्धा भाव से क्यों देखा? क्योंकि वो टायरों की हालत जानता था, वह मालिक था बस का। वो जानता था कि ये टायर कभी भी ख़राब हो सकते हैं, बस कभी भी बिगड़ सकती है, फिर भी वह मालिक उस बस में सफ़र कर रहा है। इस कारण से उसका त्याग देख करके लेखक ने उसके लिए कहा कि उसके प्रति उनकी श्रद्धा जाग गई। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब बलिदान। उस मालिक की, बस मालिक की उत्सर्ग यानी बलिदान होने की भावना, अपने आप को मिटा देने की भावना कठिन है। सोचा, लेखक सोच रहे, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी व्यंग्य है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। बस के मालिक के लिए लेखक सोच रहे हैं कि इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। ये देखिए बस में बैठे लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चलने लगी। अब दूसरा टायर लगा दिया, टायर पंचर हो गया था, दूसरा टायर लगा दिया, अब बस धीरे धीरे फिर चलने लगी। अब लेखक
क्या कह रहे हैं कि अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, और पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अर्थात ये बस कहीं भी नहीं पहुंचा सकती, और कोई समय नहीं कि कहाँ पहुंचाए कब पहुंचाए, कोई समय की भी अब कोई पाबंदी ख़त्म हो चुकी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना है, उस लोक की ओर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अर्थात इस बस में ही वैराग्य आ गया कि अब ये बस कहाँ पहुँचाएगी, कोई चिंता नहीं। आराम से सब लोग बैठ गए, आराम से चल रहे हैं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। जो पहुँचने की, समय पर पहुँचने का तनाव था, बेताबी थी, वो सब खत्म हो गए और बड़े इत्मीनान से लोग बैठ गए कि अब जहाँ जाना है जाएं। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए और सारी चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये व्यंग जो है आपने सुना, ये बहुत मज़ेदार था। इसको एक बार किताब से और पढ़ लेना और इसको एक बार और सुन लेना। बाकी हम इस बाद में इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे।